और पार्ट 2 में फोकस पूरा शिफ्ट हो गया है। पार्ट 1 में मैं भी सुन रहा था, मैडम जुड़ी थी दिल्ली से, उन्होंने बहुत ही अच्छा लेक्चर दिया उसके ऊपर। तो उसमें टारगेट में स्टूडेंट था। आज की चर्चा में हम खुद होंगे उसके टारगेट। खुद माने हम शिक्षक, और जो टीचिंग मटेरियल है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं उसमें तमाम टीचिंग एड्स भी आ जाते हैं, उनका मूल्यांकन टैक्सोनॉमी के आईने में कैसे हो, तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। पावर पॉइंट शुरू कर दीजिए। पावर पॉइंट आपके सामने है। टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स पार्ट 2। मुझे अब कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, सुनाई भी नहीं दे रहा। आपको कोई व्यवधान हो, बाधा हो तो आप बोलिएगा। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ टीचर एंड टीचिंग मटेरियल्स, ये जो टॉपिक्स डिसाइड किए गए हैं वो आपके संगठन और हमारे संगठन जो नेशनल टेस्टिंग सर्विस CIL मैसूर है, इन दोनों के मेल जोल से, और बल्कि ज्यादा भूमिका आप ही के संगठन की है इसमें। और ये 5वां प्रोग्राम है नवोदय के लिए। इससे पहले 4 प्रोग्राम आपके शिक्षक बंधु जो कन्नड़ा, तेलुगु, मराठी और मलयालम के, सो पहले यही चर्चा उन लोगों के साथ हो चुकी है और बड़ा अच्छा फीडबैक आया, तो उससे हमारा उत्साह बढ़ा। लोगों ने कहा कि बड़ा फायदे की चीज है हमारे लिए, तो आपको भी पसंद आएगा। 1-2 बातें मैं बताऊं कि असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ टीचर एंड टीचिंग मटेरियल्स के कई तरीकेकार हो सकते हैं। कई तरीकों से इनका इवैल्यूएशन हो सकता है। सेल्फ इवैल्यूएशन भी एक तरीका है। कोई नहीं हमारा इवैल्यूएशन कर रहा, हम खुद, क्योंकि अपना अच्छा बुरा हम खुद जानते हैं, समझते हैं। सो सेल्फ इवैल्यूएशन भी एक तरीका है। लेकिन कोई भी तरीका हो इवैल्यूएशन के लिए, किसी चीज के इवैल्यूएशन के लिए, स्टूडेंट हो, टीचर हो, टीचिंग मटेरियल हो, आप आगे देखेंगे कि टेस्ट इटसेल्फ कैन बी शुड बी इवैल्यूएटेड। टेस्ट जो हम डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, उसको विद्यार्थी के ऊपर डालने से पहले, उसको एडमिनिस्टर करने से पहले कायदे से उस टेस्ट का भी टेस्ट होना चाहिए। और इसका सिद्धांत ये कहता है कि एनीथिंग व्हिच कैन बी डिफाइंड कैन बी टेस्टेड। जिस किसी चीज की तारीफ हो सकती है, उर्दू में परिभाषा को तारीफ ही बोलते हैं, आप जानते हैं। जिस किसी चीज की, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट हो या कंक्रीट हो, अगर उसकी परिभाषा की जा सकती है तो उसका मूल्यांकन भी अवश्य किया जा सकता है, किया जाएगा। तो ये है। और मूल्यांकन से किसी पद्धति से हो, मूल्यांकन के लिए एक कॉमन रेफरेंस पॉइंट का होना प्री रिक्विजिट है। बल्कि मूल्यांकन में उतरने से पहले आपको उन पैरामीटर्स की लिस्टिंग कर लेनी चाहिए। आपको मतलब हर किसी को जो भी मूल्यांकन में जा रहा है, कि जिनकी बुनियाद पर मूल्यांकन होगा, उसी को कॉमन रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। फर्क यहां इतना ही है कि हमने आज असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ टीचर एंड टीचिंग मटेरियल के लिए जो रेफरेंस पॉइंट लिया है वो टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स है। इसे लिखा है, इन अदर वर्ड्स इट इज असेसमेंट ऑफ टीचर्स एंड टीचिंग मटेरियल विथ रेफरेंस टू द टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। क्योंकि देखिए, हम सभी, पंजाब तो किसानों का देश है, हम बचपन से पढ़ते आए हैं, 6वीं क्लास में पढ़ा था हमने कि ये गुरुओं की धरती है, क्रांतिकारियों की धरती है और किसानों की धरती है। तो हम भी सब किसान ही हैं मूलतः। नौकरी चाकरी तो कर रहे हैं, फिर लौट कर जाएंगे तो वही काम करेंगे।
तो जिस तरह से भैंस को बांधने के लिए तो कहीं बांध देंगे, खाट के पाए में भी बांध देंगे, कि एक झाड़ में बांध देते हैं जहां कुछ नहीं मिलता वहां, लेकिन कायदे से उसका जो किल्ला है, खूंटा बोलते हैं, वो मजबूत होना चाहिए। उससे वो फिर रात में निश्चिंत हम सो सकते हैं, वो छुड़ा के नहीं जा सकते। उसी तरह से इवैल्यूएशन के लिए रेफरेंस पॉइंट्स कई हो सकते हैं, लेकिन टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो है, ये एक बहुत ही मजबूत खूंटा है और इस पर भरोसा करना सबसे अच्छा है। क्योंकि ये देखिए, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में ये एक आम राय है कि ये टीचिंग के लिए है, टीचिंग के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरे एजुकेशन सिस्टम के लिए उसके किसी भी कंपोनेंट का इवैल्यूएशन करना हो, एजुकेशन सिस्टम के किसी भी कंपोनेंट का इवैल्यूएशन करने के लिए टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एक बहुत ही मजबूत, भरोसेमंद और ऑथेंटिक रेफरेंस पॉइंट है। चाहे वो नीड्स हो, एजुकेशन के मैदान में भी, जिंदगी में भी पहले नीड्स आइडेंटिफाई होते हैं, हमारी जरूरियात क्या है। इसीलिए आप देखेंगे कि हर 20 साल 25 साल पर नई एजुकेशन पॉलिसी सामने आती है, क्योंकि समय बदलने से हमारी जरूरतें बदल जाती हैं, तो फिर वो पुरानी चीजें हमारी काम नहीं आती। तो नीड्स आइडेंटिफाई करना हो, नीड्स के रोशनी में पॉलिसीज बनती हैं, पॉलिसीज बन जाने के बाद हम शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स, अपने लक्ष्य, मकासद हम निर्धारित करते हैं। ये जीवन के हर क्षेत्र में होता है, एजुकेशन में भी यही होता है। लक्ष्य बन जाने के बाद उस हिसाब से कुरिकुलम्स डिजाइन होते हैं, कुरिकुलम्स में जो ऑब्जेक्टिव्स बयान किए जाते हैं उनकी रोशनी में सिलेबस बनाए जाते हैं, सिलेबस की जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जो उसमें बयान होते हैं उनकी रोशनी में टेक्स्ट बुक्स यानी पाठ्य पुस्तक जो तैयार होती है, पाठ्य पुस्तकों में जो कंटेंट है और उसमें जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं उनकी रोशनी में शिक्षण का कार्य होता है। शिक्षण जैसा होगा तो लर्निंग, अधिगम, उसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं, ये पढ़ाई जैसी होगी तो फिर सिखाई वैसी होगी, और पढ़ाई और सिखाई होने के बाद फिर आपको इवैल्यूएशन में जाना पड़ता है, क्योंकि उन बच्चों को बताना है कि तुम्हारा ग्रेड क्या रहा, तुम्हारे कितने मार्क्स आए, उसके बाप को बताना है, गार्जियन को, ऑफिसर्स को बताना है, जो पूछे उसको हमें बताना है, तो बिना इवैल्यूएशन के हम नहीं बता सकते। और फिर जो कंसस टीचर होता है, कंसस स्टूडेंट होता है, कंसस गार्जियन होता है, कंसस जो सोसाइटी होती है, वो उन इवैल्यूएशन के जो परिणाम आते हैं उनकी रोशनी में फिर से अपने नीड्स को री इन्वेंट करता है। और इवैल्यूएशन हर कदम पर जहां जहां ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांजिट पॉइंट जितने हैं, नीड्स को देखना चाहिए कि नीड्स की मुताबिक पॉलिसीज बनी है कि नहीं। ऐसा होता है कि दर्द कहीं है, दवा कहीं दे रहा है, ऐसे डॉक्टर हैं। सो ये पॉलिसीज के मुताबिक हमारे गोल्स फिक्स हुए कि नहीं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म गोल, तो इवैल्यूएशन इस पॉइंट पर होना चाहिए। गोल्स के जो मुताबिक करिकुलम बने हैं कि नहीं, उसका इवैल्यूएशन होना चाहिए। करिकुलम के मुताबिक सिलेबस बना है कि नहीं, उसका ये मूल्यांकन होना चाहिए। उस मुताबिक टेक्स्ट बुक बना है कि नहीं, टेक्स्ट बुक के मुताबिक पढ़ाई हो रही है कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। समय रहता तो मैं अपना अनुभव बताता। बिना मूल्यांकन के आप निश्चय के साथ नहीं कह सकते कि हाँ, जो टेक्स्ट बुक में जो कंटेंट है और टेक्स्ट बुक में जो ये टेक्स्ट बुक लिखा है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, टेक्स्ट बुक होना चाहिए, टेक्स्ट बुक नहीं, टेक्स्ट, एस की जगह आप एक्स पढ़िए। सो उसके अनुसार पढ़ाई हो रही है कि नहीं, पढ़ाई होने के अनुसार सिखाई हो रही है कि नहीं।
आप जानते हैं हर कक्षा में एक 27 46 का एक फॉर्मूला, इंटरनेशनल फॉर्मूला बताया गया है कि हर कक्षा में 27% छात्र जो होते हैं वो बिलो एवरेज होते हैं, 27% छात्र बहुत ही फास्ट लर्नर्स होते हैं, बीच का जो 46% बचा वो मीडियोकर होता है, बीच का होता है। तो ये कैसे इस नतीजे पर पहुंचे, बिना इवैल्यूएशन के नहीं पहुंच सकते। और तो इस तरह कहना पॉइंट यहाँ ये है कि चाहे नीड्स का आइडेंटिफिकेशन और उसके पॉलिसीज में कन्वर्जन का इवैल्यूएशन हो, चाहे गोल्स में बदलने का हो, करिकुलम का इवैल्यूएशन हो, सिलेबस का हो, टेक्स्ट बुक्स का हो, टीचिंग का हो। आज हमारा यही मुद्दा है ना, टीचिंग एंड टेक्स्ट बुक्स। मूल्यांकन किसी चीज का हो, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो है, जिस पर एक दिन पूरी चर्चा हो चुकी है, लगभग क्या 1.5 घंटा 1 घंटा सवा घंटा, वो हमारे बड़े काम की चीज है, क्योंकि वो टाइम टेस्टेड है। दुनिया भर के जो सिविलाइज्ड सोसाइटीज हैं वो उसको मान्यता देती हैं, और हमारा समाज और हमारी सरकार और हमारी व्यवस्था जिसके अंतर्गत हम काम करते हैं वो भी उस टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को मान्यता देते हैं। सो टीचर्स एंड टीचिंग मटेरियल्स के इवैल्यूएशन के लिए वो बहुत ही एक पुख्ता चीज हमारे सामने है, साथ पास में है, उसी की रोशनी में हमको इसका इवैल्यूएशन करना चाहिए। उससे हर तरह की सहूलियत हमको होगी और ऑथेंटिसिटी हमारे काम की रहेगी। तो लौट कर फिर बात आई कि आज की चर्चा में असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन दो चीजों की करने की बात है, किस तरह से किया जाए, एक टीचर और दूसरा टीचिंग मटेरियल्स। अब आप देखिए कि टीचर जब हम कहते हैं तो उसके अंदर उसकी पर्सनालिटी आती है, उसकी अपीयरेंस आती है, इन दोनों का मिला जुला रूप जो है वो एटीट्यूड है, टीचर का एटीट्यूड, और टीचिंग टेक्निक्स आते हैं। पर्सनालिटी के बारे में आप जानते हैं कि ढेरों इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि टीचर का, शिक्षक का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। किताब की किताब आपने पढ़ी होगी, आप सभी लोग ट्रेंड हैं, वेल क्वालिफाइड हैं और एक्सपीरियंस्ड हैं। एक मैंने कहीं पढ़ा था कि टीचर शुड बी मॉडरेटली ड्रेस्ड व्हेन कमिंग टू द क्लासरूम। तो कक्षा में, क्लास में जाने से पहले शिक्षक को मॉडरेटली ड्रेस्ड होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा फैशनेबल ड्रेस हो, ना एकदम से फटीचर का अपीयरेंस हो, मॉडरेटली ड्रेस्ड होना चाहिए। ये सब पर्सनालिटी, अपीयरेंस और एटीट्यूड का पार्ट है। और दूसरा है टीचिंग टेक्निक्स और टीचिंग मटेरियल्स। जब हम कहते हैं तो आप जानते हैं कि सबसे पहला नंबर आता है टेक्स्ट बुक्स का, यहाँ स्पेलिंग सही है, टेक्स्ट बुक्स, और उसके साथ में टीचिंग एड्स का की बात आती है, जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, मॉडल्स हो सकते हैं, पिक्चर्स हो सकते हैं, चार्ट्स एंड डायग्राम हो सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं और डिवाइसेस हो सकते हैं। और आजकल तो बहुत ज्यादा टीचिंग एड की महत्ता, हम भी, आप भी जो बात कर रहे हैं वो एक तरह की पढ़ाई ही चल रही है। हालांकि मैं इसको पढ़ाई नहीं मानता, आप सब स्वयं शिक्षक हैं, आप दूसरों को पढ़ाने वाले हैं, आपको कौन पढ़ाएगा, ये एक चर्चा हमारी है, लेकिन आईसीटी के ही जरिए हो रही है। आप सब अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, आज त्योहार का दिन है, हम अपने जगह पर हैं, घर ही है, ये है तो घर है, तो ऐसा तो डिवाइसेस का इतना मोल हो गया। लेकिन इन सभी का इवैल्यूएशन होना चाहिए कायदे से। टेक्स्ट बुक का हमने कहा कि टेक्स्ट बुक का इवैल्यूएशन होना चाहिए ये जानने के लिए कि टेक्स्ट बुक जो बनाए गए हैं वो सिलेबस के मुताबिक है कि नहीं है। आगे शायद चर्चा आएगी, मैं आपको बता दूं कि एक साक्षरता वाले लोग हैं, साक्षरता आंदोलन एक बहुत बड़ा मिशन है, पहले बहुत जोर शोर से चलता था, आजकल भी चलता होगा, तो उससे मैं थोड़े दिनों के लिए जुड़ा हुआ था। तो उन्होंने क्या किया था, नव साक्षरों के लिए 15 वर्ष के बाद वो लोगों को पढ़ाते हैं, नव साक्षर उसी को पढ़ते हैं, न्यू लिटरेट्स के लिए कुछ टेक्स्ट बुक बनाए थे उन्होंने।
या उसका एक खाका ब्लू प्रिंट तैयार किया। वो उसकी बैठक हुई थी, तो मैं उसमें यहाँ नहीं था, मैं अपने गांव की बात, बिहार की बात कर रहा हूँ। तो हमें बुलाया, तो उसमें देखा कि एक चैप्टर है घर। घर में पहले तो एकदम फर्स्ट क्लास बहुत बड़ा अच्छा फ्लैट एकदम मॉडर्न 2 BHK दिखाया है, उसके अंदर फिर रूम दिखाया है, तो इधर लिविंग रूम है, तो फ्रिज रे, तो सोफा रे, तो टीवी रे, है ना। कंप्यूटर वगैरह का उस समय जमाना नहीं था, लेकिन ये सारी चीज हमने कहा भाई साहब ये किसके लिए बना रहे हो आप, ये टेक्स्ट बुक, ये चैप्टर। तो ये जो नए साक्षर है ना, हमने कहा मजदूरों को, किसानों को, गांव के गरीबों को आपके ये पाठक होंगे, उन बेचारे उनका घर झोपड़ी दिखाओ ना, ज्यादा से ज्यादा ईंट का घर दिखाओ, और उनमें भैंस बंधी दिखाओ, बकरियां दिखाओ, चारा काटने की मशीन दिखाओ, फ्रिज और टीवी और सोफा। मतलब क्या हुआ कि सिलेबस के ऑब्जेक्टिव्स के अनुसार टेक्स्ट बुक नहीं था, तो उसका इवैल्यूएशन होना चाहिए, और उसके साथ टीचिंग एड्स का भी इवैल्यूएशन होना चाहिए। बिना हर चीज को परखे ठोके बजाए उसको बच्चों के ऊपर नहीं लाना, बच्चों के ऊपर नहीं लाना। तो ऐसा वही ठोकना बजाना ही इवैल्यूएशन है। ठोकना, 2 पैसे की हाड़ी गई, ऐसा कहते थे, कुत्ते की जात पहचानी गई। तो 2 पैसे में हाड़ी मिलती थी, मिट्टी की हाड़ी, वो भी एक देहातन जब खरीदती थी गांव के बाजार में या मेले में, तो उसको ठोक बजा कर देखती थी कि आवाज इससे टन टन की आ रही है कि नहीं, तभी इसका मतलब है कि ये सही ढंग से पका हुआ है, इसमें कहीं दरार नहीं है। वही ठोकना बजाना, वही इवैल्यूएशन है। Yeah, textbook should be evaluated in the light of educational objectives stated in the syllabus. अब से यहाँ से साहब एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स का फर्क हम धीरे धीरे उसको देखने का प्रयास करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा समझने का, आप समझ के बैठे हैं, मुझे मालूम है आप यही करते रहे हैं, तो फिर से देखने का प्रयास करेंगे। और ये तो साहब क्या है, रिन्यूअल प्रोग्राम है ना, क्या उसको बोलते हैं, रीओरिएंटेशन। जानी हुई चीजों को ही जैसे उस तरह है, कोई छुरी है, इस्तेमाल करते करते धार उसका कुंद हो जाता है, तो वो जो तेज करने वाला आता है वो कोई नई छुरी नहीं बना कर देता, उसी को थोड़ा जंग मंग छुड़ा के दे। ये प्रोग्राम वही है। आप सारी चीजें जानते हैं, फिर से जरा उस पर आप नजरसानी करेंगे। सो टेक्स्ट बुक शुड बी evaluated in the light of the educational objectives stated in the syllabus। और यहीं से टैक्सोनॉमी की भूमिका यहीं पर आ जाती है, क्योंकि ये श्योर है कि सिलेबस का एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स टैक्सोनॉमिकल टर्म में ही स्टेट किया गया होगा, क्योंकि उसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। Teaching should be evaluated with reference to the instructional objectives stated in the textbook। यहां टीचिंग एड को छोड़ रहे हैं, हालांकि हमारे पास ई लर्निंग मटेरियल के इवैल्यूएशन की बनी बनाई उसकी फ्रेमवर्क है। कभी किसी और प्रोग्राम में मौका होगा, हम आप मिलेंगे तो उस पर अलग से चर्चा करेंगे। ई लर्निंग मटेरियल जो लेटेस्ट अभी चल रहा है, मल्टीमीडिया का जो मटेरियल है, उसका इवैल्यूएशन, उसके मेयार क्या क्या हो। साउंड की एक रेंज है कि उतनी ही साउंड ह्यूमन कान, वो भी बच्चों की कान को सूट करती है। विजुअल का एक उसका भी मेयार है कि कितनी ब्राइटनेस होनी चाहिए, कितना गैलर होना चाहिए। सो एक वो अलग से है, अभी उस पर चर्चा नहीं है। अभी सिर्फ चर्चा होगी जो आजमाई हुई पुरानी चीज है हमारे पास, टेक्स्ट बुक और टीचिंग का। टीचर का इवैल्यूएशन का टीचिंग का इवैल्यूएशन है ना, टीचर का इवैल्यूएशन मतलब टीचिंग का इवैल्यूएशन। पंडित जी का इवैल्यूएशन यही है ना कि किस कुशलता से, किस शुद्धता से वो पूजा पाठ करवा देते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, विधि विधान का निर्वाह करते हैं, वही ना पंडित जी का इवैल्यूएशन है। तो ऐसा, सो टीचिंग शुड बी इवैल्यूएटेड विथ रेफरेंस टू द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स स्टेटेड इन द टेक्स्ट बुक। और इससे पहले कहा कि
textbook should be evaluated in the light of educational objectives stated in the syllabus. So दो चीजें हमारे सामने आई, educational objectives और instructional objectives. बेसिकली दोनों सेम हैं, लेकिन उनमें बहुत बड़ा अंतर भी है जो हम आगे उसको देखेंगे। फिर कहता है कि एन आइडियल टेक्स्ट बुक शुड मस्ट कंटेन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एवरी एक्सरसाइज, चैप्टर और लेसन लिस्टेड आइदर इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर और एट द एंड ऑफ इट। एक अच्छी किताब जो है पाठ्य पुस्तक, उसमें हर चैप्टर का इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स की, उस चैप्टर की पढ़ाई का मकसद क्या है, और वही लर्निंग आउटकम भी माना जाता है कि ये चैप्टर पढ़ाने के बाद या पढ़ने के बाद बच्चों के अंदर कौन कौन सी सलाहियत, उनका ज्ञान बढ़ेगा, उनका बोध बढ़ेगा, उनकी एप्लीकेशन की क्षमता बढ़ेगी, उनके एनालिटिकल स्किल्स बढ़ेंगे, सिंथेसिस की उनकी काबिलियत बढ़ेगी, जिसको कि नया नाम क्रिएटिविटी दिया गया है। मैं उस दिन सुन रहा था, ये रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी की चर्चा हो रही थी, लेकिन हम लोग जो है अभी जो बेसिक पुरानी टैक्सोनॉमी है ना, उसी को पकड़े हुए हैं। क्योंकि भाई पहले रिवाइज्ड कोई बात करता है तो तुरंत बात उठती है कि भाई वो ओरिजिनल कौन है जिसका ये रिवीजन है। तो ओरिजिनल को समझे बिना रिवीजन को समझने में मुश्किल होती है। तो इसलिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में हम लोग ओरिजिनल को ही रखते हैं, और उसमें कोई बहुत बड़ा अंतर भी नहीं है। आपने उस दिन चर्चा की होगी, देखा होगा कि एक तो क्या उसको कंटिन्यूअस टेंस में नॉलेज को नोइंग बना दिया गया है, अंडरस्टैंडिंग को रिमेम्बरिंग बना दिया गया है, एप्लीकेशन को अप्लाइंग, यही ना हो। इसको लिंग्विस्टिक्स वाले क्या बोलते हैं, वर्ब फॉर्म में, वर्ब, नाउन से वर्ब फॉर्म में। लेकिन सबसे बड़ा जो उसमें चेंज है, मैं अभी दोनों टैक्सोनॉमी की बात कर रहा हूं, पुरानी ब्लूम की और उसका रिवाइज्ड वर्जन के। पुरानी में नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, 5वें नंबर पर जो सिंथेसिस है उसको 6ठे नंबर पर डाल दिया गया और उसका क्रिएटिविटी नाम कर दिया गया, सिंथेसिस नाम हटा दिया गया है। और इवैल्यूएशन जो पहले 6ठे नंबर पर था उसको लाकर खींच के उसका डिमोशन हो गया, समझिए इवैल्यूएशन का डिमोशन हो गया, वो 5वें नंबर पर आ गया। और ये टैक्सोनॉमी में जो सबसे ऊपर दिखाई देता है वो सबसे लोएस्ट लेवल का स्किल है, यानी नॉलेज इज द लोएस्ट ऑफ द लोअर लेवल एबिलिटीज ऑफ लर्नर्स बिहेवियर। और छठा जो सबसे नीचे मालूम पड़ता है वो सबसे हाईएस्ट है। तो पहले इवैल्यूएशन उस पोजीशन पर था, अब क्रिएटिविटी के नाम से सिंथेसिस उस जगह आ गया। तो खैर जो भी हो, तो ये कहा गया कि हर चैप्टर के या तो शुरुआत में या आखिर में इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव जरूर हो। ये एक आइडियल टेक्स्ट बुक की बात होती है, ऐसा होना चाहिए। और आप लोगों को जानकारी होगी, मैंने आपकी पाठ्य पुस्तक नहीं देखी है, लेकिन एनसीईआरटी का जो एक लेटेस्ट प्रोग्राम चल रहा है लर्निंग मटेरियल डेवलप करने का, उसमें उससे हम लोग थोड़ा सा किसी तरह जुड़े हुए हैं। तो उसमें देखने को आता है कि यही पद्धति पाई गई है कि हर लेसन के बिगिनिंग में ही उसके इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए गए हैं, लिस्ट किए गए हैं, और आखिर में उसी को लर्निंग आउटकम के रूप में बताया गया है। क्योंकि जो बोएंगे वही काटेंगे ना, सीधी सी बात है। लर्निंग आउटकम्स इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव से दीगर नहीं हो सकते। अगर दीगर हो रहे हैं तो जरूर कोई प्रॉब्लम है। लर्निंग आउटकम्स अगर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव से न्यारे नजर आ रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं, तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मतलब वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। हो सकता है जितना बताया गया उससे ज्यादा सीख लिया स्टूडेंट ने, एक्स्ट्रापोलेशन इसी का नाम है, तो अच्छी बात है। या बताया कुछ हमारे यहाँ देहाती में कहता है अंधा गुरु, अब बता चला, बता बोलते हैं बिहारी लैंग्वेज में, जो थोड़ा जो इडियट टाइप का, बॉरम टाइप का स्टूडेंट होता है उसको। तो अंधा गुरु बता चला, मांगे गुड़ तो देवे ढेला। ढेला आप जानते हैं, मिट्टी का ढेला। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा
तो ऐसा, लेकिन जो भी हो, नियम यही है कि शुरुआत में हो या आखिर में हो, होना चाहिए दोनों जगह। हर लेसन के आरंभ में उस लेसन का, उस चैप्टर का इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स वेल डिफाइंड एंड लिस्टेड, 1 2 3 4 5 इस क्रम में होना चाहिए। अब ये देखिए डिफरेंस बिटवीन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। हम ये टेक्स्ट बुक एवेल्युएशन की बात कर रहे हैं, और टेक्स्ट बुक का इवैल्यूएशन हमने कहा है शुरू में कि इवैल्यूएशन चाहे किसी चीज की हो, उसको कायदे से वैज्ञानिक तरीके से करने के लिए कोई ना कोई कॉमन रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। और यहां हमने प्रस्ताव किया है कि चूंकि बनी बनाई चीज जहाज, नानक नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार, ये टैक्सोनॉमी जब हमारे पास है और हमारे समाज ने, हमारे सरकार ने इसको मान्यता दी हुई है, तो हम इसको छोड़ के दूसरा किधर ढूंढने जाए और क्यों जाएं? तो टैक्सोनॉमी के की रोशनी में ही टेक्स्ट बुक का इवैल्यूएशन करने की बात हम कर रहे हैं। टीचिंग मटेरियल में टेक्स्ट बुक को ही सिर्फ लिया है, तो उतना समय नहीं है। टीचिंग एड के ऊपर हमारी पूरी फ्रेमवर्क है रेडीमेड, वो कभी जिक्र होगा अगर मौका लगेगा ऐसा। तो डिफरेंस बिटवीन सर प्रॉब्लम आ रही है। आवाज सर नहीं आ रही, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सर आवाज नहीं आ रही। No, that's what I'm saying. So 2 minutes, sir.
सॉरी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने का आवाज नहीं आ रही। 1 मिनट में हम लोग फिर से जुड़ रहे हैं, आप लोग लाइन पे रहिए। ओके सर, ओके ओके ओके। Sir, sorry for the interruption. It will take 5 minutes, sir. कुछ रिएक्शन भी दें। वो लोग बोल सकते हैं, आवाज आता है यहाँ। अच्छा, कोई एक आदमी अपना क्या बोलते हैं, माइक अपने अनम्यूट। आवाज आ रही है सर, आ रही है सर, आ रही है सर। ओके, थैंक यू। चलिए सर, हाँ वो कर लेंगे जहाँ से शुरू। सॉरी, वो कुछ इंटरनेट इशू हो गया था, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। हाँ तो साहब, ये अड़चन के लिए, असुविधा के लिए खेद है। कुछ तकनीकी Switched off. I'll take this one. यस सर, चलिए अब शुरू कीजिए। सॉरी, बार डिस्टर्ब। हाँ, अब बोलिए सर। So I'll call you with my any problem. सो आवाज आ रही है? हाँ जी सर। अच्छा अच्छा, तो साहब ये बात हो रही थी कि मुद्दा हमारा ये था कि टीचिंग और टीचिंग मटेरियल का इवैल्यूएशन टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से कैसे किया जाए, और उसमें हमने ये
तय किया कि टीचिंग मटेरियल्स के अंदर मुख्य रूप से टेक्स्ट बुक आता है, उसके अलावा ढेर सारी चीजें आती हैं और आजकल उनका नंबर बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन समय को के लिहाज से हम सिर्फ टीचिंग मटेरियल में टेक्स्ट बुक को लेंगे इवैल्यूएशन के लिए। और उसमें ये एक कायदा बता रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे कि टीचिंग का इवैल्यूएशन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जो टेक्स्ट बुक में बताए गए हैं उनके हवाले से होना चाहिए, क्योंकि टीचिंग का हमारा मकसद ही है कि टेक्स्ट बुक के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको जमीनी शक्ल देना, उनको विद्यार्थी के दिमाग में उतारना, उसको प्राप्त करना। तो इसलिए टीचिंग का इवैल्यूएशन टेक्स्ट बुक में, पाठ्य पुस्तक में जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स बयान किए गए हैं उनकी रोशनी में होना चाहिए। आइडियल टेक्स्ट बुक के बारे कहा गया है कि उसके हर पाठ, हर अध्याय, हर चैप्टर के आरंभ में या अंत में, हो सके तो दोनों जगह है, उस चैप्टर का इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बिल्कुल लिस्टेड होना चाहिए 1, 2, 3 के क्रम में, 4 हो 5 हो, वो तो चैप्टर पर निर्भर करेगा, लेकिन होना चाहिए। और एनसीईआरटी का जो लेटेस्ट टीचिंग लर्निंग मटेरियल, सेल्फ लर्निंग मटेरियल भी उसको कहते हैं, ऑनलाइन ये तैयार किया जा रहा है, उसमें यही पद्धति अपनाई गई है। अब है कि टीचिंग और तो टीचिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से हो टीचिंग का इवैल्यूएशन, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स और एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स में क्या अंतर है, और टेक्स्ट बुक का इवैल्यूएशन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की रोशनी में हो। कौन से एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स? जो सिलेबस में बयान किए गए, उस मुताबिक टेक्स्ट बुक बना है कि नहीं। और टीचिंग का इवैल्यूएशन या उसका असेसमेंट हो टेक्स्ट बुक में जो हर चैप्टर में इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स बयान किए गए हैं उनकी रोशनी। तो 2 टर्म्स आ गए, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स और एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो हम देखेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। उसी की चर्चा हो रही थी तो लाइन कट गया, ये नेट चला गया कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो टैक्सोनॉमिकल टर्म्स में बयान किए जाते हैं। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर stated in taxonomical terms such as knowledge, understanding, application, analysis, synthesis and evaluation। अब दूसरी बात है कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो टेक्स्ट बुक के नहीं होते, वो किसी चैप्टर के नहीं होते, वो पूरे कोर्स के होते हैं। जबकि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर स्टेटेड इन ऑब्जर्वेबल बिहेवियरियल टर्म्स। ये जो टैक्सोनॉमिकल टर्म्स हैं ये ऑब्जर्वेबल नहीं है। ज्ञान को आप कैसे देखेंगे कि ये इतना ज्ञान इधर है, ये ज्ञान है। अंडरस्टैंडिंग को आप कैसे देखेंगे? आप, ये मेंटल फैकल्टीज हैं, ये दिमाग के अंदर, दिलो दिमाग में इनकी हरकत होती है। इसको देखा दिखाया नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है। और मैंने कहा था कि प्राचीन साहित्य में, गुरुओं की वाणी में भी कहा गया है कि ये गूंगे का गुड़ है। ज्ञान खासकर ये गूंगे का गुड़ है, इसको अनुभव किया जा सकता है, बयान नहीं किया जा सकता। अब बयान नहीं किया जा सकता, देखा कैसे जा सकता है? जबकि ये जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ऑब्जर्वेबल होते हैं, उनको हम देख सकते हैं। और हमने ये भी कहा था, शायद वो बत्ती गुल हो गई थी, कि ये इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर एप्लीकेशन एक ऐसी स्किल है जो ऑब्जर्वेबल है। कोई बंदा अगर ITI ट्रेंड है और किसी बिगड़े हुए पंखे को या किसी मशीन को अगर वो बना रहा है, ठीक कर रहा है, तो हम देख सकते हैं, और उसके बाद वो चलने लगेगा, वो भी देख सकते हैं। इसी का नाम है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव शुड बी स्टेटेड इन ऑब्जर्वेबल बिहेवियरल टर्म्स। आगे देखें। और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स की विशेषता ये होती है कि वो हर चैप्टर के लिए बयान किए जाते हैं। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स
पूरे कोर्स, पूरे पाठ्यक्रम के होते हैं, जो पाठ्य पुस्तक में नहीं मिलेंगे, वो सिलेबस में मिलते हैं। Instructional objectives can be revised and modified by the teacher. इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, जो पाठ्य पुस्तक में जो बयान किए जाते हैं, वो मौका के नजाकत से आपको यह अख्तियार है कि आप उसको रिवाइज और मॉडिफाई कर सकते हैं। बट रिवीजन और मॉडिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर बियॉन्ड द परव्यू ऑफ ए टीचर। ये हमारे शिक्षक के रूप में हमारे अख्तियार से बाहर की चीज है। और कहते हैं कि बोथ आर प्री डिटरमिन्ड इन नेचर, दोनों का बयान पहले होना चाहिए। मतलब किताब लिखने से पहले, पाठ्य पुस्तक तैयार करने से पहले, उस पाठ्य पुस्तक के जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसका बयान सिलेबस में हो जाना चाहिए, उसी की रोशनी में किताब तैयार की जाए। और चैप्टर, हर चैप्टर लिखते समय उस चैप्टर का एजुकेशनल इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स पहले बयान हो जाए, उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स की रोशनी में वो चैप्टर डेवलप किया जाए। अगर उसमें लिखा हुआ है कि ये इसमें एनालिटिकल स्किल डेवलप होगा, तो आपको चैप्टर उस तरह से डिजाइन करना चाहिए कि उसमें एनालिटिकल स्किल्स के डेवलपमेंट का स्कोप हो। एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेटिंग दीज ऑब्जेक्टिव्स, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को बयान करने के ये देखिए तरीके हैं। और आप ये सब आपको मालूम है, आप हम रात दिन देखते हैं टीचिंग मटेरियल में, सिलेबस को उलटते पलटते हैं तो देखते हैं नई शिक्षा नीतियों के दस्तावेज भी इन्हीं जुमलों का, इन्हीं अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। मैंने लेकर रखा है, देखिए ये जो अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसके एक आध दो पैराग्राफ में पढ़ता हूं, आप देखिए इसकी भूमिका में ही ज्ञान शब्द कम से कम 5 बार आया है। मैं इस पिछले साल जो लागू हुई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसके मातहत हम सब लोग चल रहे हैं, उसके इंट्रोडक्शन में ही कम से कम नॉलेज या ज्ञान 5 बार वो शब्द आया है। उसमें कहते हैं कि यह नई शिक्षा नीति इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा से साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसी बुनियादी क्षमताओं के साथ साथ उच्च स्तर की तार्किक और समस्या समाधान संबंधी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होना चाहिए। और इसमें छात्र के नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास होना चाहिए। ये तमाम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं। उस दिन मैडम ने बताया होगा कॉग्निटिव डोमेन का पार्ट है ये, नॉलेज वगैरह। उसके बाद जो अफेक्टिव डोमेन है, तमाम नैतिक मूल्य, सिद्धांत, ये सारी चीजें, मानवता, भाईचारा, जितने भी मानवीय मूल्य हैं वो सब कॉग्निटिव, ये टेक्सोनॉमी के पार्ट हैं अफेक्टिव डोमेन। तो मैं ये कह रहा था कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स और टेक्सोनॉमी का दायरा इतना बड़ा है। अभी हमारी जो चर्चा है वो सीमित है कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स कैसे बयान किए जाते हैं। आप देखिए, आफ्टर अंडरगोइंग दिस कोर्स द स्टूडेंट शैल बी एबल टू नो द नेचर, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस डिसिप्लिन, understand the relationship between different components of this course, apply the theories and principles, rules and provisions of this course in real life situation। application वही है, असल जिंदगी में जो आपने ज्ञान या आपके विद्यार्थी ने जो भी ज्ञान, कौशल, जो भी इल्म हासिल किया है उसको रियल लाइफ में वो इस्तेमाल कर सकता है कि नहीं, यही एप्लीकेशन है। एनालाइज द प्रॉब्लम्स एंड ग्रे एरियाज पर्टेनिंग टू दिस कोर्स, ये एक गोल मटोल चीज है, ये किसी भी डिसिप्लिन, किसी भी कोर्स पर लागू हो सकती है। एक जनरल नेचर का एक उदाहरण है कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स किस तरह बयान किए जाते हैं। हाउ टू राइट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। हमने पहले कहा कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स
ऑब्जर्वेबल बिहेवियरल टर्म्स में बयान किए जाते हैं। उसको टीचर देख सकता है, खुद वो विद्यार्थी देख सकता है, उसके पीर देख सकते हैं, उसके जो दोस्त यार हैं, उसके माता पिता देख सकते, जो चाहे सो देख सकता है। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होते हैं। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर द स्टूडेंट शैल बी एबल टू, ये मैं ग्रामर से उदाहरण दे रहा हूं, आइडेंटिफाई एंड सेपरेट नाउन्स फ्रॉम प्रोनाउंस, वर्ब्स फ्रॉम एडवर्ब्स एंड बोथ फ्रॉम एडजेक्टिव्स। अब जब एक कोई क्या बोले अवतरण, एक पैसेज दिया और उसमें कहा गया कि नाउन्स को, संज्ञा को सर्वनाम से अलग करो, क्रिया को विशेषण से अलग करो और उन सब से सहायक क्रियाओं को अलग अलग करो, और वो जब कर रहा है तो आप देख सकते हैं कि संज्ञा की लिस्ट बनाया है, उसमें कहीं क्रिया तो नहीं घुसा रहा है, अगर घुसा रहा है तो गलत कर रहा है। ऑब्जर्वेशन यही है, वहां आप उसको टोके, मना करें, उसकी मदद करें मत करें, ये अलग मसला है, बट यू कैन सी एंड ऑब्जर्व हाउ स्टूडेंट इज बिहेविंग। इसी को ऑब्जर्वेबल बिहेवियर कहा गया। Convert a masculine word into this feminine and vice versa. Search synonyms and antonyms for a given word. Make sentences by using the given words. Break combined words as per the Sandhi rules. ये इन्हीं को ऑब्जर्वेबल बिहेवियरल टर्म्स बोलते हैं। हालांकि एक चीज मैं साफ कर दूं कि ढेरों आप देखेंगे कि पाठ्य पुस्तक में इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स भी टेक्सोनॉमिकल टर्म्स में ही बयान किए जाते हैं। ये चलन है, गलत है, सही है, लेकिन ये चलता है। लेकिन इसमें यह कहा गया है कि हायर जो क्लासेस हैं, हायर एजुकेशन में ये ठीक है, स्कूल लेवल पर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हमें टेक्सोनॉमिकल टर्म्स में बयान नहीं करने चाहिए, उसको हमेशा ऑब्जर्वेबल बिहेवियरल टर्म्स में बयान करना चाहिए। इसमें ये दिया है कि ऑल द इटैलिक वर्ड्स, ये जैसे आइडेंटिफाई है, सेपरेट है, कन्वर्ट है, सर्च है, मेक है, ब्रेक है, ये सब ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है। इनको एक्शन वर्ब के रूप में भी जाना जाता है। मैं सुन रहा था, मैडम उस दिन बात कर रही थी एक्शन वर्ब की, कि क्वेश्चन आइटम जो है, कोई भी जो प्रश्न है, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, सब्जेक्टिव टाइप का हो, ऑब्जेक्टिव टाइप का हो, उसकी सब कैटेगरी कोई भी हो, एक्शन वर्ब के बिना कोई भी सवाल फंक्शनल हो ही नहीं सकता। वो बिना टोटे की बंदूक है। वो जिस सवाल में एक्शन वर्ब नहीं है वो बिना कार्टिज की गन है, उसका कोई मतलब नहीं। वही एक्शन वर्ब ही हमारे ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्शन वर्ब ही हमारे ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं। एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग यूज द सेम एक्शन वर्ब्स टू फ्रेम ए क्वेश्चन। मतलब जिन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के का बयान हम पढ़ाई के समय करते हैं, वही ऑब्जर्वेबल बिहेवियर टेस्टिंग के समय हमको उन्हीं का एक्शन वर्ब के रूप में इस्तेमाल अपने क्वेश्चन में करना चाहिए। तभी बच्चों के साथ इंसाफ हो सकता है, क्योंकि जो आपने पढ़ाया ही नहीं, मतलब जिस स्किल का डेवलपमेंट, जिस बिहेवियर का डेवलपमेंट आपके मकसद में ही शामिल नहीं था, उसकी जांच आप कैसे कर सकते हैं। Some experts suggest that instructional objectives can be stated in taxonomical terms also. ऐसा होता ही है, but in case of higher education ऐसा ये ख्याल रखना चाहिए। फिर से उसी चीज को दोहरा रहे हैं। टीचिंग मटेरियल्स शुड बी इवैल्यूएटेड विथ रेफरेंस टू द ऑब्जेक्टिव्स स्टेटेड इन द सिलेबस डॉक्यूमेंट। टीचिंग मटेरियल टेक्स्ट बुक की बात हो रही है यहाँ, वो सिलेबस में जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स बयान किए गए हैं उनकी रोशनी में करना चाहिए। और टीचिंग का इवैल्यूएशन टेक्स्ट बुक में जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स बयान किए गए हैं
उनकी रोशनी में होना चाहिए। टेक्स्ट बुक का इवैल्यूएशन, टीचिंग मटेरियल्स का इवैल्यूएशन सिलेबस में बयान किए गए मकासद के मुताबिक, और टीचिंग का इवैल्यूएशन जो वो किताब है, जो पाठ्य पुस्तक जो है, कोर्स बुक जो है, उसमें बयान किए गए इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स की रोशनी में होना चाहिए कि वो कहां तक अचीव हुए, अगर नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, अब कौन से ऐसे उपाय किए जाएं, सुझाए जाएं जिनको करने से वो जो बचे हुए जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो जाए। ये इवैल्यूएशन का यही मकसद है। इवैल्यूएशन का अभी जो हमने बयान किया उसी को वही चीज है कि द पर्पस ऑफ दिस इवैल्यूएशन विल बी टू सी दैट क्या द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स स्टेटेड इन द सिलेबस आर एक्चुअली or to what extent have been fulfilled by selecting the appropriate content from the textbook, or there is an error of judgment. एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो सिलेबस में बयान किए गए हैं उनके रोशनी में टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स डिजाइन किए गए हैं कि नहीं, जिसका उदाहरण हमने अभी दिया साक्षरता वाले में कि गांव के गरीब गुरबा मजदूर किसान जो 15-60 निरक्षर है, किसी की 40 वर्ष उम्र है, किसी की 60 वर्ष, उसको पढ़ाने के बाद उसके लिए आप टेक्स्ट बुक तैयार कर रहे हैं या कुछ रीडिंग मटेरियल तैयार कर रहे हैं, और उसमें घर नाम का एक चैप्टर है और उसमें दिखा रहे हैं बॉम्बे का, दिल्ली का, चंडीगढ़ का कोई बंगला। तो ये एप्रोप्रिएट नहीं है, आप एरर ऑफ जजमेंट कर रहे हैं। वो उसके साथ आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकेगा, वो टीवी, फ्रिज और सोफा के साथ। ऐसा a teaching is taking place in accordance with the instructional objectives listed in the textbook teaching learning material, or there is a discrepancy or gap. अब कितना स्लाइड बचा है वो भी नहीं देख पाते हैं हम लोग। आपको अपने जीवन का मैं अनुभव सुनाऊं, आप लोगों से मिलजुल जाएगा। एमए में हिंदी में कामायनी था, हर पूरे भारत में है, मैं यहाँ मैसूर यूनिवर्सिटी में भी है, तो मुझको इससे अनुमान हुआ कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हर जगह होगा। जहां नहीं है तो उस यूनिवर्सिटी का दुर्भाग्य है उस कोर्स का। तो उसमें बहुत बड़े विद्वान थे शिक्षक, उनकी विद्वता में कोई कसर नहीं, लेकिन 2 साल के कोर्स में 1 साल उन्होंने निकाल दिया। आते थे वो कामायनी को रख दें, बच्चों आज हम कामायनी पढ़ेंगे। कामायनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद बनारस में रहते थे। अच्छा, माफी गुरु जी भी हैं, अभी एक ऑनलाइन प्रोग्राम में उनके दर्शन हुए। मैंने पहले कहा कि विद्वता में कोई कमी नहीं, लेकिन पढ़ाई उनकी जो थी वो टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग्स में कितनी थी ये देखिए। तो कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। प्रसाद जी बनारस में रहते थे। बनारस का मतलब समझते हो आप लोग? सब चुप, वास्तव में हम लोग नहीं समझते थे, तो बताते थे बनारस का मतलब हुआ बना हुआ रस। और इसी यानी कामायनी के बदले वो जयशंकर प्रसाद पढ़ाते थे, जयशंकर प्रसाद के बदले फिर वो बनारस पढ़ाने लगते थे कि इधर दाल मंडी है, उधर शिव जी के त्रिशूल पर है, तो वो ज्ञान वापी मस्जिद, उसके बाद आप समझ सकते हैं कहां तक कहानी ले जाते थे वो। तो इसका मतलब हुआ कि टेक्स्ट बुक के मुताबिक पढ़ाई नहीं हो रही है, तो इसलिए इसकी भी जांच होनी चाहिए, whether teaching is being done as per the instructional objectives listed in the टेक्स्ट बुक। ये क्यों है, ये क्यों जरूरी है, क्यों ये आपके लिए 1-2 घंटे 1 घंटे का सेशन रखा जाए, मेरे जैसे नालायक आदमी कम जर्फ को 1000-2000 रुपए दिए जाए इस पर चर्चा करने के लिए? टीचिंग का और टीचिंग मटेरियल का या किसी चीज का भी इवैल्यूएशन क्या जरूरी है? गालिब का शेर, आप पंजाब के लोग उर्दू के शौकीन होते हैं, गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद है? इवैल्यूएशन क्यों हो? इवैल्यूएशन का मालिक एक ही मकसद है,
क्वालिटी मेंटेनेंस, क्योंकि कहा गया है कि नो क्वालिटी कैन बी एश्योर्ड वेयर देयर इज नो प्रॉपर इवैल्यूएशन। हम दावा जितना कर लें, हम अपने मन में जितना फूले न समाये कि हमारी ये स्किल है, हमारी ये एबिलिटी है, हमारी ये अचीवमेंट्स है, वो हमारे ऊपर है, चाहे जितना कर ले, ऑब्जेक्टिवली वो नहीं डिसाइड हो सकती। अब जब डिसाइड ही नहीं होगी, हमारे स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस का पता ही नहीं चलेगा, तो इम्प्रूवमेंट कहां से होगा। तो क्वालिटी मेंटेनेंस के लिए किसी शिक्षक को, किसी की शिक्षण पद्धति को या किसी टेक्स्ट बुक को अच्छा या बुरा बताना, ऊंचा या नीचा दिखाना, ये मकसद नहीं है। मकसद है कि टीचिंग की क्वालिटी मेंटेन कैसे हो, क्योंकि सारे टेक्स्ट बुक, हम सब लोग, हर स्कूल, हर कमरा, तमाम टीचिंग एड्स, आईसीटी, जो कुछ भी है, मकसद उसका है टीचिंग की क्वालिटी, शिक्षा की गुणवत्ता को अचीव करना, उसको बनाए रखना, उसको इम्प्रूव करना। इसके लिए इवैल्यूएशन जरूरी है, किसी को ऊंचा या नीचा दिखाने के लिए नहीं। सो इसलिए कहा फेलिंग विच may defeat the whole purpose of the course। कितना टाइम है गुरु? अब 5 मिनट हो। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे छात्र के, हमारे पूरे सिस्टम के, हमारा पूरा जो मकसद है वो डिफीट होगा, अगर हम इवैल्यूएशन नहीं करेंगे। लेकिन इसमें एक चेतावनी दी गई है, और आप ये देखिए, मैंने कोई भी चीज अपने दिमाग से, मैं नहीं, अपने मन की उपज मेरी नहीं है, कहीं न कहीं से पक्के रिसोर्स से ये चीजें रेफरेंस ली गई। अभी हमने आपको नई शिक्षा नीति या जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके अध्याय से पढ़कर सुनाया आपको, और मैं कह रहा हूँ इंट्रोडक्शन पार्ट में कम से कम 5 जगह ज्ञान की चर्चा है। आप देख लीजिए, नेट पर उपलब्ध है, पूरी दुनिया के सामने है, वो मंजर आम पर है। तो ये कहते हैं कि ये सब जो एक्सरसाइज हो, टीचर का इवैल्यूएशन हो, टीचिंग का इवैल्यूएशन हो, टेक्स्ट बुक का हो, टीचिंग मटेरियल का इवैल्यूएशन हो, वो कोई भी राह चलता आए और हमारे शिक्षकों का, हमारी पद्धति का इवैल्यूएशन करने लगे, ये नहीं होना चाहिए। ये इसके लिए विशेषज्ञ होते हैं, उनका ये काम होता है, वो आपको इवैल्यूएशन करके बताएंगे। तो इसमें ये शर्त है कि इवैल्यूएशन एक्सपर्ट्स के थ्रू होना चाहिए। और मैं ये विनम्र निवेदन कर दूं कि हमारी संस्था इस कार्य में बहुत दिनों से लगी हुई है। हमने जो है मॉरिशस में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट है, उसके तमाम टेक्स्ट बुक्स का हमने इवैल्यूएशन किया है, गुजराती, मराठी, हिंदी, मुझे याद नहीं, शायद पंजाबी का भी था उसमें, मॉरिशस की मैं बात कर रहा हूँ। और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अगर चाहे तो ये काम हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इसकी एक्सपर्टाइज भी है, एक्सपीरियंस भी है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो फ्रेमवर्क्स चाहिए, वो हमारे पास। सो वही चीज हमने लिखा है नीचे। अब थोड़ी सी चर्चा वर्चूज ऑफ गुड टीचर्स की हो जाए, जो एटीट्यूड पार्ट जो शुरू में ही दिया गया था, जिसकी एक जुमले में बयान किया गया कि अपीयरेंस का क्या मतलब है। तो अपीयरेंस मतलब है कि जैसे नजर आते हैं हम कक्षा में कदम रखते ही, जो हम बच्चों के सामने जो हम जिस तरह से नमूदार होते हैं, उर्दू में कहते हैं, तो उसमें सैकड़ों मिलेंगे, क्योंकि भाई वर्चू गिनाने वाले को कुछ लगता है 100 गिना दिया, टीचर को ऐसा होना चाहिए, टीचर को ऐसा होना चाहिए, लेकिन होना जिसको पड़ता है उसी को मालूम होता है कि कैसे होना चाहते हैं और कैसा। घर में हमारे चिंता है, कल मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, आजकल देख रहे हैं जमाना कैसा चल रहा है। तो कल क्लास हमने लिया, वो मैं खुद भी उखड़ा हुआ था, वो लोग भी भाप गए कि आज गुरुजी नहीं है, क्योंकि ये तमाम चीजें हमको इन्फ्लुएंस करती है। इसलिए लिस्ट गिना देने से नहीं होता, ढेर सारे फैक्टर्स होते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं हमको तो कुछ मेयार कायम करना ही पड़ता है। तो बहुत से थे, उसमें से ढूंढ कर हमने 2, 4, 5 लाए, आपके सामने रखते हैं कि भाई शिक्षक को सब्र होना चाहिए, उसके दिल में उसके फेयरनेस होना चाहिए,
न्यायी हो, शिक्षक न्यायी हो, कोई अच्छा स्टूडेंट है, कोई थोड़ा कमजोर है, पर बल्कि इंसाफ की तो मांग है कि जो कमजोर है उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। होता क्या है कि हम तेज घोड़े को ही और उसको तेज बनाते हैं। तो फेयरनेस होनी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, जिसको केयरिंग फॉर द मिसफॉर्चून ऑफ अदर्स। कोई बच्चा अगर देर से आया है तो हमको ये पता करना चाहिए कि बात क्या थी, क्यों देर से आया, बस इसकी छूट गई कि इसकी और कोई प्रॉब्लम है कि तबीयत ठीक नहीं। हाँ, अगर हैबिचुअल है ऑफेंडर, रोज ही देर से आता है, तब उसके लिए कंपैशन दिखाने की जरूरत नहीं। सो ऐसा काइंडनेस, दयालु होना चाहिए। कबीर ने कहा है, जो दाया दिल में राखिए क्यों, तू क्यों निर्दय होए, साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोए। बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड, क्योंकि आप ही उसके रोल मॉडल हैं। घर में बाप होता है बच्चे का, अब बेटी का भी बाप ही होता है। माँ बेचारी पता नहीं क्यों रोल मॉडल हो ही नहीं पाती। और स्कूल में शिक्षक हैं, आप जैसा देखेंगे दिखेंगे, आप जैसा करेंगे, वो बच्चा भी वही करेगा। कम से कम जो नॉन कॉग्निटिव जो उसका बिहेवियर है, कॉग्निटिव तो देखिए आप किसी भी तरह से बनियान पहन के भी जाएंगे और पढ़ा रहे हैं अच्छा और टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, तो उसका कॉग्निटिव स्किल तो डेवलप हो ही जाएगा। लेकिन और जो नॉन स्कॉलिस्टिक, जो को स्कॉलिस्टिक जो चीजें हैं, वो उसका रोल मॉडल उसके लिए आप ही होते हैं। सो बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, सेंस ऑफ ह्यूमर ये एक बहुत अच्छी चीज बताई गई है कि शिक्षक के पास होना चाहिए। लेकिन इसके साथ एक राइडर भी है कि अब एकदम हम मतलब क्या बोले, वो कॉमेडियन ही ना हो जाए क्लास में। सेंस ऑफ ह्यूमर का ये मतलब नहीं। और दूसरा, हायर क्लासेस के लिए ज्यादा बच्चों के सामने थोड़ा सख्ती दिखानी पड़ती है, नहीं तो वो मतलब उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो भी हो, इन जनरल एक ये बताया गया है कि सेंस ऑफ ह्यूमर शिक्षक का एक, उसके व्यक्तित्व की एक विशेषता है। और मॉडरेटली ड्रेस्ड, जो हमने शुरू में ही कहा था, ये हमको हमेशा याद आ जाता है, इस विषय पर चर्चा होती है। तो ये वर्च्यूज ऑफ गुड टीचर, अपार्ट फ्रॉम देयर कॉग्निटिव स्किल्स, विषय वस्तु का अपनी नई शिक्षा नीति में साहब बड़ी बहुत सी चर्चा है इस बारे में कि छात्र की आवश्यकताओं की समझ होनी चाहिए। उसको अपने विषय की समझ के अलावा बताता है, छात्र की आवश्यकताओं की समझ होनी चाहिए। कंपैशन उसी का नाम शायद है। नेतृत्व और प्रबंध कौशल होना चाहिए। ये सब नहीं, ये अभी जो शिक्षा नीति 2020 में लागू हुई उसकी बात। एक्सक्यूज मी सर। हेलो सर, मैं जगरूप सिंह बोल रहा हूँ जी। हाँ सर, वर्च्यूज ऑफ गुड टीचर में मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि उसको अपनी टीचिंग के साथ साथ और उससे संबंधित बुक्स जरूरी पढ़नी चाहिए, और उसके लिए पढ़ने के लिए उसको टाइम भी जरूर देना और निकालना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आपसे 100% सहमत है, आपसे असहमत। वही तो मैं कह रहा हूँ कि आधुनिक विचारों का होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए, कई तरह की बातें, हमारी प्रेरणादायक व्यक्तित्व होना चाहिए। ये सब चीजें चाहिए करके ढेर सारी लगाई गई हैं। लेकिन हमने उसमें से कुछ खोजबीन करके ये कहा गया है कि जो हो सकता है कम से कम ऐसा, क्योंकि अभी आपने कहा कि टाइम भी उसको तो मिलना चाहिए। आपकी बात नहीं मैं जानता, बाकी जो राज्य सरकार के शिक्षक गण है उनको तो नॉन टीचिंग एक्टिविटीज में इतना लगाया जाता है, ये फैक्ट है ना। तो उसके तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको की ध्यान में रखना पड़ता है। फिर भी ये मोटे तौर पर ये बताए गए हैं वर्च्यूज ऑफ गुड टीचर। वही चीज फिर आ गई पोजीशन ऑफ अफेक्टिव डोमेन स्किल्स के, अपने विषय के ज्ञान के अलावा भी उनका जो एटीट्यूड है वो कैसा होना चाहिए। तो अभी अब समय नहीं रहा और बात तो हो ही गई, और आप सब लोग पढ़े लिखे अनुभवी और प्रशिक्षित लोग हैं, थोड़ा कहना ज्यादा समझना ऐसा है ना। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वीरेश।